नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आपका फेवरेट शो लेकर हाजिर हैं। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया में इस वक्त किस तरह के हालात बने हुए हैं। ईरान अमेरिका के वॉर के अपडेट्स क्या हैं, डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति क्या है, तेल अवीव की स्थिति क्या है, इसराइल की स्थिति क्या है। तो चलिए जानते हैं वर्ल्ड नाउ में आज की पहली खबर। पहली खबर इसी जंग से जुड़ी हुई है, जहां जंग पर अब विश्वास खत्म होता जा रहा है। दोनों देशों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। ईरान बनाम इजराइल बनाम अमेरिका, जंग के 19वें दिन हालात बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। इस बीच कुछ खामोशी नजर आई, लेकिन यह खामोशी सुकून की नहीं थी। यह वो सन्नाटा था जो तूफान से पहले आता। और फिर इजराइल ने एक ऐसा वार किया जो सीधे ईरान के सीने पर लगा। ईरान के सुरक्षा तंत्र के सबसे बड़े चेहरों में से एक अली लारिजानी को इजराइल ने मार दिया। बस यहीं से शुरू होता है तबाही का वो सिलसिला जो शायद ही अब कभी थम पाए। यहीं से खेल बदल गया। गुस्से में उबलते हुए ईरान ने रात भर मिसाइलों की बारिश की है तेल अवीव पर। क्लस्टर बम दागे हैं, हजारों मिसाइल एक साथ दागे हैं इजराइल पर। तेल अवीव के आसमान में आग ही आग, जमीन पर दहशत, सायरन, धमाके, चारों तरफ मौत की गूंज। यह सिर्फ जवाबी हमला नहीं था, यह ईरान का रिवेंज मोड है। और सबसे बड़ा और गंभीर सवाल यह, क्या इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जंग को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया है? बताएंगे आपको डिटेल्स इस खबर के बारे में। और तेहरान ने क्या कसम खाई है, ईरान ने क्या कसम खाई है अली लारिजानी के मारे जाने के बाद, यह भी आपको बताएंगे। वर्ल्ड नाउ में अगली खबर बातचीत होगी डोनाल्ड ट्रंप की। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे ताकतवर नेता, जिनके खिलाफ विश्व युद्ध छिड़ गया है। जी हां, सुनने में आपको थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप आज एक ऐसे मुहाने पर हैं जहां पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं करती, ना ही उनके फैसले को, ना ही उनके जंग के फैसले को, और ना ही ईरान पर हमले के फैसले को। यहां तक कि बाहर तो छोड़िए, अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप की टीम में धड़ाधड़ लोग ढेर हो रहे हैं। एक के बाद एक इस्तीफे पड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के विश्वसनीय मागा सपोर्टर्स भी ट्रंप का हाथ छोड़ते जा रहे हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप को कभी डिमोनिक कह रहे हैं, कभी शैतानी आत्मा वाला कह रहे हैं, और कभी पागलपन वाला लीडर कह रहे हैं। कभी खुद को वर्ल्ड लीडर बताने वाले ट्रंप आज के हालात में ऐसे फंसे हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे दलदल में फंस रहे हैं, इस दलदल से निकल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। ये वही ट्रंप है जो कहते थे अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन क्या ट्रंप के फैसले से अमेरिका को फर्स्ट रख पा रहे हैं, या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को लास्ट की तरफ धकेल रहे हैं? वैश्विक मंच पर दबाव है, घरेलू राजनीति में विरोध है, वैश्विक मंच पर भी डोनाल्ड ट्रंप का विरोध होने लगा है। दुनिया का कोई भी देश ट्रंप के साथ इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता है। ज्यादातर देशों ने ट्रंप के साथ इस लड़ाई को लड़ने से इनकार कर दिया है। नेटो ने तो यहां तक कह दिया कि यह ट्रंप की अपनी लड़ाई है, यह इजराइल की लड़ाई है, यह नेटो की लड़ाई नहीं है। तो क्या ट्रंप के राजनीतिक करियर का यह अंतिम दौर है? क्या सुपर पावर की साख नहीं बच पाएगी? क्या अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहेगा? क्या ट्रंप ने अमेरिका की बर्बादी की कहानी लिख दी है? बताएंगे आपको डिटेल से, एक एक पहलू का विश्लेषण करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। आगे वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे मिडिल ईस्ट की उस बदलती तस्वीर की, जहां से ताकत के समीकरण बदल जाएंगे। कभी जिस इलाके पर अमेरिका का दबदबा हुआ करता था, वहीं खाड़ी देशों में आज बेचैनी है। अमेरिका का विश्वास टूट चुका है, अमेरिका का भरोसा खत्म हो चुका है। ज्यादातर खाड़ी देश ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका को अब अपना बोरिया बिस्तर बांधकर इस इलाके से निकल जाना चाहिए। जो भी उनके सैन्य बेस हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर जैसे देश अब सुरक्षा के लिए वॉशिंगटन की तरफ नहीं देखना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट में रेत की तरह अमेरिका ढह रहा है। एक ऐसी आंधी उठ रही है, एक ऐसा तूफान बन रहा है जो खाड़ी देशों के इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहा है। लेकिन यहां पर तेल की ताकत अब रणनीतिक ताकत में बदलने की तैयारी चल रही है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या कोई इस्लामिक नेटो या खाड़ी देशों का सैन्य गठबंधन बन सकता है? इसके पीछे क्या हकीकत है? क्या मुस्लिम देश अपनी सुरक्षा के लिए एक साथ आगे आएंगे? क्या ईरान इन सभी मुसलमान देशों के साथ खड़ा होगा? इसका जवाब आसान नहीं है, इसलिए रास्ता भी आसान नहीं है। मिडिल ईस्ट के देशों के लिए, अरब देशों के लिए मुश्किल चुनौती यह है कि अमेरिका का साया सिर से उठ चुका है।
वो अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इस इलाके की सबसे बड़ी रेजिस्टेंस कौन है यह तय करना बहुत मुश्किल है। ईरान सबसे बड़ी ताकत है। अगर ईरान पर सैंक्शंस नहीं लगाए गए होते तो आज इस इलाके में ईरान बहुत मजबूत होता। वहीं दूसरी तरफ नेटो जैसे पश्चिमी मॉडल को अपनाने के लिए यहां के सभी देश तैयार नहीं है, क्योंकि कोई भी मुस्लिम देश दूसरे मुस्लिम देश की रहनुमाई नहीं चाहता है, लीडरशिप नहीं चाहता है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि सऊदी की लीडरशिप में बनने वाला गठबंधन एक इस्लामिक नेटो का रूप ले सकता है, लेकिन ईरान के लिए सिर्फ एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक खतरा होगा। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ सुरक्षा की नहीं है, ये लड़ाई है प्रभाव की, वर्चस्व की और खाड़ी के भविष्य की, यानी कि मिडिल ईस्ट के भविष्य की। तो क्या खाड़ी देश अमेरिका के साए से बाहर निकल पाएंगे? क्या यह नया गठबंधन अमेरिका के खिलाफ उनके खड़ा होने में चुनौती बनेगा, या फिर ये अमेरिका के खिलाफ खुद का कोई सैन्य संगठन बना पाएंगे, या ये आपस के विरोध में उलझ कर रह जाएंगे? इस खबर की भी डिटेल आपको हम देंगे, इसके एक एक पहलू का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग को 19 दिन हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका के हाथ कुछ नहीं लगा। हालांकि इजराइल ने ईरान पर वो हमला कर दिया जिससे अब ये जंग आउट ऑफ कंट्रोल होती लग रही है। इजराइल ने ऐसा वार किया जो सीधे ईरान की सीने पर लगा। इजराइल के हमले में ईरान के सुरक्षा तंत्र के सबसे इंपॉर्टेंट किरदार अली लारिजानी को मार गिराया गया। पहले खामनेई का मारा जाना, फिर अली लारिजानी का मारा जाना। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि ये वो पॉइंट बनेंगे इस जंग में जहां से जंग को खत्म करना किसी के बूते की बात नहीं रह जाएगी, ना ही मिडिल ईस्ट की, ना ही इजराइल की, और ना ही दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स डोनाल्ड ट्रंप की, या सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की। क्योंकि अली लारिजानी के मारे जाने के बाद से ईरान ने साफ कह दिया है कि अब समझौते का सवाल नहीं उठता। गुस्से में उबलते ईरान ने रात भर तेल अवीव पर मिसाइलों की बारिश की है। रात भर तेल अवीव में सायरन बजते रहे। क्लस्टर बम से तो इतना जबरदस्त हमला किया है जिससे भयंकर तबाही हुई इजराइल में। खुर्रम शहर से इजराइल पर मल्टी वॉरहेड से हमला किया गया। तेल अवीव, साविदोर सेंट्रल रेलवे स्टेशन तबाह हो गए। यहां तक कि हालात ऐसे हो गए कि ट्रेनें अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ी। तेल अवीव के पास रमात गन में मिसाइल हमला हुआ। रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर सीधा हमला हुआ, 2 लोगों की जान चली गई। होलोन और मध्य इजराइल में भी कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने एक साथ करीब इजराइल के 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। तेल अवीव पूरी रात धमाकों और सायरन की आवाज से गूंजता रहा। एक तरफ टारगेटेड किलिंग, दूसरी तरफ अंधाधुंध मिसाइल अटैक। ईरान का कहना है कि यह हमला लारिजानी और उनके बेटे और बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी की मौत का बदला है, और यह बदले की शुरुआत है। मिसाइलों की बारिश तेल अवीव पर रुकेगी नहीं, इजराइल पर रुकेगी नहीं। तो क्या लारिजानी को मारकर अमेरिका और इजराइल ने इस जंग को कभी ना खत्म होने वाला जंग बना दिया है? क्योंकि ईरान इस हमले के बाद रुक नहीं रहा। उसने इजराइल के सबसे संवेदनशील ठिकाने दिमोना परमाणु रिएक्टर को भी निशाना बनाकर दुनिया को चौंका दिया है। यह तस्वीरें उस खौफ की हैं जो पूरी दुनिया को हिला रही हैं। दावा है कि ईरान ने इजराइल के दिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर पर भारी बमबारी की, बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दिमोना न्यूक्लियर पावर प्लांट की है, रिएक्टर की है। दिमोना जहां इजराइल का गुप्त परमाणु कार्यक्रम भी चलता है, जहां की एक एक ईंट पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। लेकिन वो ठिकाना ईरान के मिसाइल का निशाना बन चुका है। जरा तस्वीर देखिए, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से ये पावर प्लांट परमाणु रिएक्टर धू धू करके जलता हुआ नजर आया। और उसके बाद वहां रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन मलबे में कुछ बचा नहीं है। एक बार फिर से दिमोना परमाणु रिएक्टर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां ईरान के मिसाइल हमले के बाद भयंकर आग लगी हुई है। अब तक परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने से ईरान बच रहा था, लेकिन लारिजानी के मारे जाने के बाद से अब ईरान ने कोई भी लक्ष्मण रेखा मानने से इनकार कर दिया है। ईरान ने अटैक की हदें
पार कर दी हैं और ईरान ने कहा है कि अब उसके हमले कभी नहीं रुकेंगे। दिमोना न्यूक्लियर प्लांट की एक तस्वीर जल्दी से आपको हम दिखाते हैं। कहते हैं ये रिएक्टर 1962 से 1964 के बीच ही सक्रिय हो गया था और 1967 तक इजराइल ने अपने पहले परमाणु हथियार तैयार कर लिए थे। हालांकि आज तक इजराइल ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया कि उसके पास परमाणु हथियार हैं। इजराइल हमेशा से ऐसा ही करता आया है। वो ना तो किसी आरोप को स्वीकार करता है और ना ही पूरी तरीके से इनकार करता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संस्था और विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल दुनिया के उन 9 देशों में शामिल है जिनके पास परमाणु हथियार हैं। और ये दिमोना न्यूक्लियर प्लांट की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर भयंकर धमाका हुआ है। इजराइल की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिमोना रिएक्टर से अब तक लगभग 800 किलोग्राम हथियार ग्रेड प्लूटोनियम तैयार किया जा चुका है। इसके अलावा 6 दशक से जमा हुआ परमाणु कचरा और अन्य रेडियो एक्टिव मटेरियल भी यहां मौजूद है। यह रिएक्टर नेगेव रेगिस्तान में दिमोना शहर से करीब 13 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसे ईरान ने कल रात फूंक डाला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यह रिएक्टर धू धू करके जल रहा है। इसके बाद आसपास का हवाई क्षेत्र पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यहां तक कि 1967 के युद्ध के दौरान इसी इलाके में उड़ रहे एक अपने ही फाइटर जेट को इजराइल ने गलती से मार गिराया था। दिमोना जॉर्डन की सीमा से लगभग 25 किलोमीटर, मिस्र से 75 किलोमीटर और जेरूशलम से करीब 85 किलोमीटर दूर है। यह कोई आम टारगेट नहीं है। दिमोना रिएक्टर इजराइल के परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ माना जाता है। अगर मिसाइल सीधे रिएक्टर को भेज देती है तो न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं होगा, लेकिन असली डर उसके बाद शुरू होगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल बाहर आ सकते हैं, रेडिएशन फैल सकता है और अगर ये रेडिएशन हवा में घुल गया तो फिर रेडियो एक्टिव क्लाउड बनेगा जो हवा के साथ सैकड़ों किलोमीटर तक फैल सकता है। और अगर दिमोना में लीकेज होता है तो इसका असर सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, मिडिल ईस्ट के कई देश रेडिएशन की चपेट में आ सकते हैं। ईरानी सेना प्रमुख आमिर हातिमी ने साफ शब्दों में चिताया है कि ईरान को हल्के में लेना अब अमेरिका और इजराइल को बहुत भारी पड़ेगा और लारिजानी के मारे जाने के बाद से इस जंग को खत्म करना अब मुमकिन नहीं है। सुनिए आमिर हातिमी ने क्या कहा है। लारिजानी की हत्या का जवाब ऐसा वैसा नहीं होगा, बेहद निर्णायक और अफसोसजनक होगा। ईरान इस हमले को हल्के में नहीं लेगा और बदला लेगा। ऐसी ही कसम ईरान ने खामेनेई की मौत के बाद खाई थी, जिसके बाद पूरी खाड़ी ने तबाही देखी थी। लारिजानी की हत्या का जवाब ऐसा वैसा नहीं होगा, बेहद निर्णायक और अफसोसजनक होगा। ईरान इस हमले को हल्के में नहीं लेगा और बदला लेगा। ऐसी ही कसम ईरान ने खामेनेई की मौत के बाद खाई थी, जिसके बाद पूरी खाड़ी ने तबाही देखी थी। लारिजानी के मारे जाने के बाद से लहजा भी ईरान का बदल गया है। तेवर और खतरनाक हो गए हैं, चेतावनी और बड़ी हो गई है, जो इस बार और ज्यादा विध्वंस का इशारा दे रही है। ईरान का यह अल्टीमेटम सिर्फ धमकी नहीं बल्कि आने वाले तूफान का ट्रेलर माना जा रहा है। वहीं ईरान की ताकतवर सैन्य इकाई IRGC ने दावा किया है कि उसने लारिजानी की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल के सेंट्रल इलाकों में कई मिसाइल अटैक किए हैं। इजराइल पर 16वीं मिसाइल स्ट्राइक की लहर दागी गई, यह IRGC ने कहा है। इजराइल के खिलाफ 61वीं मिसाइल स्ट्राइक वेव लॉन्च की गई है। यह हमला अली लारिजानी की शहादत का बदला बताया गया है। बहुत बड़े स्तर पर जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है तेहरान लारिजानी की मौत को जाया नहीं जाने देगा और लारिजानी की मौत का बदला इजराइल और मिडिल ईस्ट को चुकाना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भी आधिकारिक तौर पर लारिजानी की मौत की पुष्टि की। सरकारी बयान में उन्हें शहीद बताया और कहा गया कि उन्होंने पूरी जिंदगी ईरान और इस्लामिक क्रांति की सेवा में बिताई। ऐसे में उनका मरना सिर्फ मातम नहीं बल्कि ईरानी भावनाओं को भड़काने जैसा है। अली लारिजानी की मौत के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने क्या बयान दिया है, आपको सुनवाते हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब्बास अराक्ची ने कहा कि एक शख्स नहीं गया है बल्कि सिस्टम का नुकसान हुआ है। अली लारिजानी सिर्फ एक शख्स नहीं थे, वो चलते फिरते एक सिस्टम थे।
ईरान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जहां धर्म, सेना और राजनीति एक साथ काम करते हैं, खासकर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जैसी ताकत जो सिर्फ सेना नहीं बल्कि सिस्टम की ढाल है। अराक्ची का बयान असल में इजराइल और अमेरिका को एक सिग्नल है कि एक को मारोगे तो 100 तैयार है। यही वजह है कि हर हमले के बाद ईरान और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। रक्षा जानकार बताते हैं कि इस हमले के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई तेज हो सकती है। ईरान और खाड़ी देशों और इजराइल की एक अंतहीन दुश्मनी की शुरुआत हो सकती है जो मिडिल ईस्ट में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आने देगी। मिडिल ईस्ट में चल रहा संघर्ष और भी गंभीर हो सकता है। जब से लारिजानी की मौत हुई है, ईरान ने इजराइल की राजधानी को क्लस्टर बमों से दहलाया हुआ है। इसके जो वीडियोस सामने आए हैं वो काफी खौफनाक हैं। क्लस्टर बमों के वीडियोस आपको दिखाते हैं किस तरह से क्लस्टर बमों का अटैक हुआ है तेल अवीव पर। लगातार एक एक मिसाइल में हजारों क्लस्टर्स में बम फिट होते हैं। 3 से 5 किलो के बम अलग अलग इलाकों में गिरते हैं और बेहिसाब तबाही मचाते हैं। लारिजानी की मौत का बदला ईरान ने बेहद खौफनाक अंदाज में लिया है। रात के अंधेरे में आसमान से आग बरसी और निशाने पर था इजराइल का दिल तेल अवीव। ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों में गिनी जाने वाली खुर्रम शहर मिसाइल से हमला किया था। बताया जा रहा है कि इसमें मिसाइल में मल्टी वॉरहेड टेक्नोलॉजी लगी थी, यानी मिसाइल एक और धमाके हजारों। अब इस तस्वीर में आप देखिए किस तरह से तबाही और बर्बादी की तस्वीर इजराइल के अंदर दिख रही है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे इस धमाके ने पूरे इलाके को हिला दिया है। रेलवे स्टेशन, बेन गुरियन एयरपोर्ट और कई अहम ठिकानों पर हमले हुए हैं। ईरानी हमलों की जद में इजराइल के सभी महत्वपूर्ण इलाके थे। इन हमलों में कई लोगों के मारे जाने की खबर है, हालांकि इजराइल किसी के मारे जाने की पुष्टि नहीं कर रहा, जबकि कई इलाकों में लगातार हाई अलर्ट रखा गया है। इजरायली और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक इजराइल पर एक साथ कई दिशाओं से रॉकेट दागे गए। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस हमले में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया, जिसमें एक मिसाइल के अंदर हजारों छोटे छोटे बम लगे होते हैं जो जमीन पर गिरते ही बड़े इलाके को तबाही में तब्दील करते हैं, जिसे तेल अवीव और आसपास के इलाकों में बहुत भारी तबाही हुई है। इजराइल का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच आयरन डोम लगातार इन हमलों को रोकने में जुटा था, लेकिन रॉकेट्स की ताबड़तोड़ बौछार ने इजराइल के आयरन डोम और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया और फेल करके रख दिया। हालात तो इतने गंभीर हो चुके हैं कि अल उदैद एयरबेस पर हलचल तेज हो गई है। यह अमेरिका का इस इलाके में सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। पेंटागन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हर पल की अपडेट ली जा रही है। इजराइल पर हुए इतने बड़े हमले के बाद अमेरिकी सैन्य बलों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन तेहरान झुकने को तैयार नहीं। अली लारिजानी को मारकर अमेरिका ने मुझे लगता है कि अब तक की दूसरी सबसे बड़ी गलती की है। अमेरिका की पहली सबसे बड़ी गलती की थी सुप्रीम लीडर खामेनेई को मार देना। अमेरिका को लगा था कि तेहरान अगर गिर जाएगा
तो ईरान उसके कब्जे में आ जाएगा, खामेनेई की मौत हो जाएगी तो पूरा लीडरशिप सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खामेनेई के जाने के बाद 10 दिन के अंदर ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया। अब जब लारिजानी को मारा गया तो अमेरिका को लगा कि फिर हम जंग जीतने जा रहे हैं, तो ईरान ने उससे डबल और ट्रिपल हमले तेज कर दिए। अमेरिका ये बात समझ नहीं पा रहा है कि ईरान को फतेह करना हवाई हमलों और मिसाइल हमलों के बूते की बात नहीं है। और अब अली लारिजानी को मारकर अमेरिका ने दूसरी सबसे बड़ी गलती कर दी है, इजराइल ने दूसरी सबसे बड़ी गलती कर दी है। इस खबर पर हमारी नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट खबर आपको देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिस हिसाब से फैसले करते हैं, जिस हिसाब से दूसरे देशों पर हमला करते हैं, जिस हिसाब से दूसरे देश के राष्ट्रपति को उठाते हैं, उसी हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप आज दुनिया के सबसे अविश्वसनीय नेताओं में से एक हो गए। आज आलम यह है कि पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध खड़ी है। ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध विश्व युद्ध चल रहा है, जहां कोई भी देश, कोई भी लीडर डोनाल्ड ट्रंप पर न तो विश्वास करने को तैयार है और न ही साथ आने को तैयार है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का हर कदम, हर फैसला अमेरिका और उन्हें गहरे दलदल में धकेल रहा है। कभी जो खुद को दुनिया का सरताज बताते थे, आज वही ट्रंप अपने ही बनाए जाल में फंस चुके हैं, ठीक उस मकड़ी की तरह जो अपने ही बनाए जाल के चक्रव्यूह में फंसकर दम तोड़ देती है। सबसे पहले देखिए नेटो और आसपास क्या हो रहा है। इसको जानने के लिए आपको देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द अभी चल क्या रहा है। तो ये रहे डोनाल्ड ट्रंप। सुपर पावर छिनने का डर है, क्योंकि कोई बात मानने को तैयार नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की साख मिट्टी में मिल चुकी है। नेटो ने कह दिया ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम लड़ो, हमें कोई मतलब नहीं, हम जानते नहीं आपको, ये लड़ाई आपने शुरू की, नेटो की लड़ाई नहीं है। मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं, मिड टर्म इलेक्शंस में हार का खतरा है कि करें तो करें क्या वहां पर, क्योंकि जो अप्रूवल रेटिंग है वो माइनस में गोते लगा रही है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका में सियासी भूचाल। अमेरिका में कांग्रेस के अंदर, अमेरिकी कांग्रेस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बहुत रोष, यहां तक कि उनके जो मागा सपोर्टर थे और डोनाल्ड ट्रंप के बहुत राइट हैंड लेफ्ट हैंड में रहने वाले लोग, जैसे कि जो केंट, जो काउंटर टेररिज्म के हेड थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। इसके अलावा कई और लोगों ने रिजाइन किया है, आगे मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो यह स्थिति है आज डोनाल्ड ट्रंप की। पूरा विश्व डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। ईरान अमेरिका युद्ध ने सिर्फ ईरान को चोट नहीं दी है, असली आघात तो डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ है। मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ जंग जैसे हालात के बीच अमेरिका चाहता था कि नेटो देश उनका साथ दें, लेकिन नेटो देशों ने इस मामले से दूरी बना ली। ट्रंप ने खुद माना कि ज्यादातर नेटो के सदस्य ईरान युद्ध या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में मदद नहीं करना चाहते। दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियत आज असुरक्षा के घेरे में जी रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे कभी भी कोई भी मार सकता है। धर्म गुरुओं को बुलाकर, प्रीस्ट को बुलाकर खुद के लिए व्हाइट हाउस में प्रेयर करवाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को वो डर सता रहा है जो रात में उन्हें चैन से सोने नहीं दे रहा है। ये वही अमेरिकी राष्ट्रपति है जो कभी अपने दोस्तों को भी नहीं बख्शते। एक तरफ चाइना तेजी से ग्लोबल ताकत बन रहा है, दूसरी तरफ रशिया खुलकर अमेरिका को टक्कर दे रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान का कद लगातार बढ़ता जा रहा है और अमेरिका की पकड़ को चुनौती दे रहा है। और एशिया में अमेरिका की एक नहीं चल रही। जिस दुनिया में कभी एक छत्र राज हुआ करता था अमेरिका का, वहां आज अमेरिका की बराबरी में कई ताकतें खड़ी हैं। ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है और यह सब हुआ है ईरान पर हमले के बाद बहुत तेजी से। पहले डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मूड था लोगों के बीच या कई देशों के बीच, जब उन्होंने टेररिज्म का सहारा लिया, जिसे मैं टैरिफ का आतंक कहता हूं। लेकिन ईरान पर हमले के बाद तो ऐसा यू टर्न लिया है लोगों ने, जो कि ट्रंप के करीबी भी थे, इससे डोनाल्ड ट्रंप अंदर तक हिले हुए हैं। कल तो बहुत खिसिया गए और झुंझलाते हुए कहा कि मुझे नेटो की जरूरत ही नहीं है, मैं अकेले इस युद्ध को संभाल लूंगा। डोनाल्ड ट्रंप अकेले इस युद्ध को संभाल तो लेंगे, लेकिन आज नहीं तो कल डोनाल्ड ट्रंप वापस जाएंगे, जैसे अफगानिस्तान से वापस गए, जैसे वियतनाम से वापस गए, जैसे इराक से जा रहे हैं, जैसे बाकी देशों से गए। उसके बाद इजराइल का क्या होगा? एक ऐसी अंतहीन दुश्मनी की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है
उसके बाद मिडिल ईस्ट का क्या होगा? इस अंतहीन जंग, इस अंतहीन दुश्मनी का क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप इस बात का जवाब दे सकते हैं। और पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस, एक आम नागरिक, लोअर मिडिल क्लास, गरीब तबके से, हिंदुस्तान में एक रेडी वाला जो अपनी रोजी रोटी के लिए, 2 जून की रोटी के लिए नमकीन की दुकान चलाता है, चाय की दुकान चलाता है, अगर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से उसकी दुकान बंद हो रही तो इसमें उस व्यक्ति की क्या गलती है? आप सोचिए किस लेवल तक डोनाल्ड ट्रंप ने डैमेज किया है। और ये बात सिर्फ भारत की नहीं, क्योंकि भारत में ऑयल प्राइसेस स्पाइक नहीं किए। हालांकि गैस को लेकर सिचुएशन थोड़ी सी अभी नाजुक है और इसी की वजह से छोटे रोजी रोजगार वालों के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही। लेकिन आप सोचिए कितने माइन्यूटली डेंट किया इस शख्स ने, सिर्फ एक मनमाने फैसले की वजह से, सिर्फ एक पागलपन वाले फैसले की वजह से कि ईरान पर हमला कर दो। अमेरिकी काउंटर टेररिज्म के चीफ जो केंट ने कहा कि अमेरिका का ईरान पर हमला करना कोई विवेकपूर्ण फैसला नहीं था, यह पागलपन में लिया गया फैसला था, क्योंकि ईरान से कोई इमीडिएट थ्रेट अमेरिका को नहीं था और इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। यानी ईरान के ऊपर हमला करके अमेरिकी साख पर डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा बट्टा लगा दिया और इजराइल के तो वजूद पर खतरा, मिसाइलों की बारिश और हर धमाके के साथ इजराइल की छवि दरक रही है, ट्रंप की सुपर पावर वाली छवि धूमिल हो रही है। जिस ताकत पर डोनाल्ड ट्रंप को अंधा भरोसा था वो ताकतें बिखरने लगा है। एनसीटीसी के डायरेक्टर जो केंट का इस्तीफा ये सिर्फ इस्तीफा नहीं है, ये उस अंदरूनी बवाल के संकेत हैं, उस तूफान का आठ है जो व्हाइट हाउस की दीवारों पर दस्तक दे रहा है, व्हाइट हाउस का दरवाजा खटखटा रहा है। जो केंट ने यह कदम ऐसे समय में उठाया जब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान पर हमले लगातार जारी हैं। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया जिसमें ट्रंप की खराब नीतियों के लिए जमकर खरी खोटी सुनाई और ईरान के खिलाफ छेड़ी गई जंग को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए। जो केंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर इस्तीफा साझा करते हुए लिखा कि वो अपने जमीर के खिलाफ जाकर इस युद्ध का समर्थन नहीं कर सकते। पीसीआर अगर आपके पास जो केंट की तस्वीर है तो प्लीज चला लीजिएगा। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि ईरान अमेरिका के लिए कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं था, यानी कोई तत्काल खतरा नहीं था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो जो केंट की तस्वीर है। केंट के मुताबिक अमेरिका ने यह युद्ध सिर्फ इजराइल और उसके पावरफुल अमेरिकी लॉबी के दबाव में शुरू किया। मुझे तो कभी कभी यह भी शक होता है कि मोसाद के पास डोनाल्ड ट्रंप के एप्स्टीन फाइल से जुड़े कुछ संदिग्ध वीडियोज हो सकते हैं, इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप मना नहीं कर पाए, जबकि इससे पहले 5 राष्ट्रपतियों ने, अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने ईरान पर हमले से मना किया, साफ इनकार कर दिया। वहीं जो केंट ये कह रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चर्ड है, यानी जबरन तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इजराइल की ओर से फैलाई गई गलत सूचनाओं और दबाव ने राष्ट्रपति ट्रंप को विश्वास दिला दिया कि ईरान पर हमला करना जरूरी भी है और आसान भी है। लेकिन ये जो केंट जिनकी बात मैं आपको बता रहा हूं, जिनके इस्तीफे से खलबली मची है ट्रंप के खेमे में, उनके बारे में भी जान लीजिए। ये एनसीटीसी के डायरेक्टर थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया। अमेरिका की काउंटर टेररिज्म रणनीति के लिए बहुत अहम चेहरा, खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय की बड़ी जिम्मेदारी थी। ट्रंप के बहुत चहेते थे और वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ मागा, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के सबसे बड़े समर्थक। सीधे व्हाइट हाउस और सुरक्षा एजेंसियों से तालमेल बिठाते थे। लेकिन इनके इस्तीफे पर सियासी भूचाल हो गया है। ट्रंप कैंप में चिंता भी बढ़ गई है और अस्थिरता का दौर भी शुरू हो गया है। केंट खुद एक पूर्व ग्रीन बैरेज दिग्गज है। उनकी पत्नी शनन केंट की मौत भी युद्ध के दौरान हुई थी। उन्होंने कहा कि वो अगली पीढ़ी को ऐसे युद्ध में मरने के लिए नहीं भेज सकते जिसका अमेरिकी जनता से कोई लेना देना ही ना हो। दरअसल अमेरिका के अंदर इन दिनों ये बात सबसे ज्यादा उठाई जा रही है कि इजराइल की लड़ाई से अमेरिका का क्या लेना देना, या इजराइल के इंटरेस्ट के लिए अमेरिकी सैनिक जान क्यों दें। जो केंट डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस डीएनआई तुलसी गबार्ड के साथ भी काम कर चुके थे। तुलसी गबार्ड खुद भी विदेशी हस्तक्षेप और युद्धों का विरोध करती रही।
लेकिन इस युद्ध ने उनकी चुप्पी पर कई सवाल उठाए हैं। केंट इस प्रशासन के अब तक के सबसे बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने युद्ध के विरोध में इस्तीफा दिया है। व्हाइट हाउस और पेंटागन की ओर से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विपक्षी खेमे में इसे लेकर हलचल बहुत तेज है। ओवल ऑफिस में कैमरों के सामने ट्रंप ने जो केंट के इस्तीफे पर दो टूक कहा कि वो अच्छे इंसान हैं, लेकिन सुरक्षा के मामले में बहुत कमजोर है। ईरान हमलों के बाद यह सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल एग्जिट है और संकेत साफ है, ट्रंप टीम के भीतर भरोसा डगमगा रहा है। असली झटका बाहर नहीं अंदर से आया है। ट्रंप के सबसे मजबूत माने जाने वाले मागा कैंप में बगावत के सुर उठने लगे हैं। कुछ और नाम मैं आपको बताता हूं। एक नाम है टकर कार्लसन, जिन्होंने इस हमले को शर्मनाक और शैतानी बताया है। एक नाम है मीगन केली, इन्होंने साफ कहा कि किसी विदेशी देश के लिए अमेरिकियों को मरने के लिए नहीं जाना चाहिए। बात यहां इजराइल की हो रही है। यह आलोचना ट्रंप के करीबी सहयोगियों की ओर से आ रही है, जिनकी मेहनत ने, जिनकी कोशिश ने, जिनकी मदद ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति के पद तक पहुंचाया, आज वही उनके खिलाफ है। वो युद्ध के लिए अमेरिकी बलिदान देख रहे हैं कि अमेरिकी जवान, अमेरिकी सैनिक क्यों बलिदान दें। यानी जिस सिस्टम पर ट्रंप को सबसे ज्यादा भरोसा था वो बिखरने लगा है। एनसीटीसी के डायरेक्टर जो केंट का इस्तीफा, ये वो संकेत है जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए खतरे का सबब है। अब आइए एक और पॉइंट पर। पहले नेटो को धमकाया डोनाल्ड ट्रंप ने, और अब नेटो ने समझा दिया कि ताली दोनों हाथ से बजती है और रोटी एक हाथ से नहीं बनती। नेटो जिस पर अमेरिका भरोसा करता था, टैरिफ के बाद उसी नेटो को अमेरिका ने दरकिनार किया। खरी खोटी सुनाई। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कई बार गरियाया और कहा कि इनको पैसा हम देते हैं, हमारी वजह से नेटो जिंदा है, अमेरिका बाहर निकल जाएगा, नेटो खत्म हो जाएगा। तो नेटो ने उस समय बहुत रिएक्ट नहीं किया, लेकिन अब जब ऊंट पहाड़ के नीचे आया, यानी जब अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के दलदल में फंसे, तब नेटो ने बताया कि कूटनीति क्या चीज होती है। नेटो के सामने डोनाल्ड ट्रंप झोली फैलाते रह गए, भीख मांगते रह गए कि भाई हमारी मदद कर दो, हमने तुम्हारी यूक्रेन में मदद की है। नेटो ने कहा ये आपकी लड़ाई, आप लड़िए, हमारे इजराइल से क्या लेना देना। नेटो ने बदला भी निकाल लिया और जंग के विरुद्ध डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ही खड़े हो गए। किन किन देशों ने अब तक मुंह फेरा है डोनाल्ड ट्रंप से, आप ये भी देख लीजिए और क्या कहा है, आइए देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं क्या आप हमारा साथ देंगे। ऑस्ट्रेलिया ने कहा नहीं भाई साहब, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ये आपकी लड़ाई, आप लड़िए। जापान ने कहा कि भाई हमारा इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं, जो तेल और गैस की स्थिति है वो हम देख लेंगे, वो मैनेज कर लेंगे, लेकिन हमें जंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। दक्षिण कोरिया ने कहा ठीक है, देखते हैं बताते हैं, देखते हैं बताते हैं का मतलब आप ना ही समझिए, वो तो एक डिप्लोमेसी है जिसके लिए वो डायरेक्ट मना नहीं करना चाहते, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़ा थ्रेट है और दक्षिण कोरिया की जो रक्षा है वो बहुत हद तक डिपेंड करती है अमेरिका पर। तो वो उन्होंने थोड़ा डिप्लोमेसी खेलते हुए कहा कि ठीक है, अच्छा बताएंगे। इटली ने कह दिया नहीं भैया माफ कीजिए, हमारी लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई है, आप समझिए आप कैसे लड़ेंगे। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस ने भी कह दिया थैंक यू वेरी मच, हमारे पास युद्ध में जाने के लिए अभी कोई विकल्प नहीं और ना ही हम युद्ध में जाना चाहते हैं। ब्रिटेन ने भी थोड़ी डिप्लोमेसी दिखाई ताकि रिश्ते तार तार बेजार ना हो जब तक डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि अभी तो कम से कम 2.5 साल हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अब सोचकर बताएंगे, देखते हैं क्या होता है। अब सवाल यह, एक संकट के इस घड़ी में अमेरिका कितना अलग थलग पड़ गया। एक वक्त में अमेरिका के एक इशारे पर दुनिया के सभी देश भागे चले आते थे, खास करके नेटो, और आज अमेरिका के खिलाफ नेटो देश एकजुट हैं। कदम कदम पर वो ट्रंप का साथ छोड़ रहे हैं। ईरान के खिलाफ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका को उम्मीद थी कि नेटो का तो खुला समर्थन मिलेगा ही, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। यूरोपीय देश अब सीधे टकराव से बचना चाह रहे हैं, वो लड़ाई नहीं चाहते हैं, और वही कह रहे हैं अमेरिका की लड़ाई नहीं है ये, अमेरिका लड़ क्यों रहा है। अमेरिका के आक्रामक रुख से दूरी बना रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस जैसे बड़े देश हैं जो कहते हैं आप लड़िए, हमारी लड़ाई नहीं है। तो एक तरह से ट्रंप के विरुद्ध ही विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, जहां अमेरिका की सुप्रीमेसी खत्म होती दिख रही है। अमेरिका की ग्लोबल लीडरशिप जो थी
वो समाप्त होती दिख रही है। इन सभी देशों ने कह दिया ये लड़ाई अमेरिका की है, नेटो की नहीं है। लेकिन नेटो दूर क्यों है, यह समझने की आवश्यकता है। सबसे पहली वजह तो यह है कि महायुद्ध पर बहुत मतभेद है भाई साहब, कि इस जंग को लेकर कभी किसी से बातचीत की ही नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने। इजराइल ने कहा, इन्होंने भी बम गोला बारूद लेकर कहा चलो हमला करते हैं। अरे भाई, अपने सहयोगी देशों से बात तो कर लीजिए। आपने मिडिल ईस्ट के किसी देश को भरोसे में नहीं लिया, उनकी सुरक्षा कैसे होगी आपने कभी नहीं सोचा। भाई, जो मिडिल ईस्ट आज तक डॉलर को ही मजबूत करते रहे और तेल का कारोबार डॉलर में ही करते रहे और आपकी जी हुजूरी करते रहे, आपको ये बड़े बड़े एरोप्लेन गिफ्ट करते रहे, उन्हीं को आपने ईरान के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया। तो महायुद्ध पर बहुत बड़ा मतभेद है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। दूसरी वजह यह, ग्रीनलैंड पर जो आंखें तरीरी थी नेटो को, याद कीजिए, यह खबर भी मैंने आपको दिखाई थी। ग्रीनलैंड को लेकर जो आंखें तरीरी थी नेटो के ऊपर कि नेटो तुम्हारी औकात नहीं है, अमेरिका के सामने औकात में रहो, हम जब चाहेंगे ग्रीनलैंड ले लेंगे और ज्यादा कूदोगे तो हम ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे, हमारे पास इतना पैसा है। तो औकात जो दिखाई थी नेटो को डोनाल्ड ट्रंप ने, अब नेटो क्या कर रहा है? नेटो दिखा रहा है अमेरिका को औकात। ये तुम्हारी लड़ाई, तुम लड़ो, हमारा कोई लेना देना नहीं, ये नेटो की लड़ाई नहीं है। अब तीसरी वजह है एकला चलो। एकला चलो नहीं, इसे कहते हैं घमंड में पागल हो जाना, कि मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, मुझसे विशाल कोई नहीं है, मुझसे ताकतवर कोई नहीं है। अमेरिका की ताकत के आगे सब बौने हैं, सबको अमेरिका की जी हुजूरी करनी चाहिए, सबको अमेरिका की पूजा करनी चाहिए। इस तरह की वजहों की वजह से ही आज डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दुनिया के सभी देशों से दूर हो गए, यहां तक कि नेटो से भी दूर हो गए। यानी जो गठबंधन अमेरिका की ढाल था वो किनारा करता दिख रहा है। सुपर पावर का सपोर्ट सिस्टम बिखर चुका है, कमजोर पड़ चुका है। अब आइए तीसरे मोर्चे पर। कभी दुनिया को निर्देश देने वाला अमेरिका आज खुद अपनी ताकत बचाने की जंग लड़ रहा है। सुपर पावर वाली छवि दरकती नजर आ रही है। हर मोर्चे पर चुनौतियां बढ़ रही हैं और हर दिन बेचैनी बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव है, वैश्विक मंचों का दबाव है। ट्रंप के लिए एक एक कदम फूंक फूंक कर रखने वाली स्थिति हो गई है। साख तो गिरी है, नाक भी कट रही है। इंपैक्ट सिर्फ एक देश पर नहीं है, बल्कि वैश्विक पावर बैलेंस पर है। और इस लड़ाई के बाद डोनाल्ड ट्रंप की साख तो मिट्टी में मिली ही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साथ साथ अमेरिका की साख को भी मिट्टी में मिला दिया है। अब अमेरिकी इस जद्दोजहद में लगे हैं कि इस व्यक्ति से छुटकारा कैसे मिले और अपने देश को बर्बाद होने से कैसे बचाया जाए। ट्रंप जो शुरू में कहते थे कि वो दुनिया भर की लड़ाइयां यूं चुटकी बजा खत्म कर देंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रिजीम में 2 बार ईरान के साथ जंग की शुरुआत की। गाजा में हमले आज भी बंद नहीं हुए हैं। पीस बोर्ड ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। 10 जंगों को फर्जी तरीके से रुकवाने का फर्जी दावा कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें एक हिंदुस्तान पाकिस्तान का एस्केलेशन भी था। मैं उसे जंग नहीं मानता, क्योंकि भारत ने कभी नहीं कहा हमने पाकिस्तान के खिलाफ जंग किया, हमने आतंकवादियों को ठिकाने लगाया था। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की रसूख, डोनाल्ड ट्रंप की साख और डोनाल्ड ट्रंप की औकात सब खत्म हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग को लेकर क्या दावा किया कि 4 हफ्ते में हम मैटर सॉल्व कर देंगे। तीसरा हफ्ता तो खत्म होने वाला है। क्या हुआ डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले का या फिर उस दावे का? दूसरा दावा, युद्ध लंबा नहीं चलेगा, 20 दिन होने को हैं। हालांकि कुछ रक्षा जानकारों का यह कहना है कि सितंबर तक वॉर जा सकती है। इसके पीछे मैंने कुछ लोगों से बातचीत की, कुछ एक्सपर्ट से, कुछ डिप्लोमेट से। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शंस को भी बाईपास करने की कोशिश करेंगे इस लड़ाई के बहाने। यानी ये व्यक्ति अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी चर्चा है। और आप याद कीजिए, पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए थे तो अमेरिका के कैपिटल हिल की तस्वीर क्या थी। तो मुझे तो इस थ्योरी पर भरोसा है कि वो मिड टर्म इलेक्शंस जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
हालांकि इधर इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की यात्रा फिलहाल टाल दी। अधिकारियों का दावा है कि ईरान की बारूदी ताकत अब तक कम नहीं हुई है। यूएस हमलों का पूरी ताकत से जवाब दे रहा है ईरान, और होर्मुज की जंग में तो अमेरिका बिल्कुल ही अकेला पड़ गया है। अब जो सबसे बड़ी बात है वो मिड टर्म चुनाव में ट्रंप की हार का खतरा है। एक तरफ बढ़ती महंगाई, दूसरी तरफ विदेशी मोर्चों पर तनाव, और तीसरी तरफ अपने ही खेमे में उठते सवाल। ये तीनों मिलकर ट्रंप की राह को मुश्किल बना रहे हैं। ट्रंप का पारंपरिक वोट बैंक, जिसे मागा बेस कहा जाता है, वहीं दरार के संकेत मिल रहे हैं। कुछ समर्थक नीतियों से नाराज हैं, कुछ नेताओं ने दूरी बना ली है। ये सब मिलकर ट्रंप की सियासी पकड़ को कमजोर कर रहे हैं। वहीं विपक्षी डेमोक्रेट्स पूरी ताकत से मैदान में उतर चुके हैं। हर मुद्दे पर ट्रंप को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। मिड टर्म चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि ट्रंप के राजनीतिक करियर का लिटमस टेस्ट भी होगा। और जहां तक की अनुमान है कि नतीजे उनके खिलाफ ही आएंगे, और अगर आए तो 2028 की राह तो बहुत मुश्किल हो सकती है। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर महाभियोग भी चलाया जा सकता है। और अभी तो रुकिए, उनके पीछे तो एप्स्टीन फाइल भी लगा हुआ है। एक बार वो ईरान जंग से निपटेंगे, उसके बाद अंदर जो हालात होंगे, उसके बाद तो एप्स्टीन फाइल का मामला शुरू होगा। यानी मिड टर्म में हार, एप्स्टीन फाइल का प्रहार, और उनके भविष्य को लेकर चिंताओं का बाजार, सब ट्रंप के खिलाफ है। और पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को आज पसंद नहीं करती, उन्हें देखना नहीं चाहती। वो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी राष्ट्रपति पद से जल्द विदाई होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब मिडिल ईस्ट की बात आप समझिए। मिडिल ईस्ट समझना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मिडिल ईस्ट के ऊपर अभी तक अमेरिकी अम्ब्रेला था। अगर तो ईरान इजराइल में जंग शुरू हुई तो ईरान और इजराइल लड़ते और मिडिल ईस्ट को कुछ नहीं होता, तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी साख बची रहती। ईरान ने मिडिल ईस्ट में इतने बम मारे, इतने ड्रोन मारे, इतने मिसाइल मारे कि अमेरिका चारों खाने चित हो गया। अमेरिका के चंगुल से निकलने के लिए अब खाड़ी देश बेताब हैं। इसी वजह से उनको यह समझ में आ गया कि वो अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के भरोसे नहीं बैठ सकते। उनके पास तेल है, उनके पास पैसा है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उनके पास मजबूत सैन्य संगठन नहीं है। वो अपनी सुरक्षा किसके भरोसे दिए बैठे थे? अमेरिका के भरोसे। कैसे? अमेरिका बेस बना ले, जहां अमेरिका बेस होगा वहां कोई अटैक नहीं करेगा। इसलिए मिडिल ईस्ट में 1 2 नहीं 19 बेसेस बना लिया अमेरिका ने। क्यों? क्योंकि अमेरिकी बेस को कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। अमेरिका तो ताकतवर है, सुपर पावर है। ईरान ने खटिया खड़ी कर दी मिडिल ईस्ट के अंदर, और ईरान की आंधी के आगे अमेरिकी दबदबा ऐसे बिखरा कि मिडिल ईस्ट में बगावत के सुर तेज हो गए। सवाल यह है कि क्या ईरान किसी भी नेटो या फिर किसी भी अमेरिकी दबाव में झुकेगा भविष्य में? अमेरिका आज नहीं तो कल निकल जाएगा यहां से। वैसे तो इजराइल के वजूद पर वैसे ही खतरा है, क्योंकि ईरान आज नहीं तो कल अब इजराइल के पीछे भी जाएगा। मिडिल ईस्ट का क्या होगा जिनके पास एक मजबूत सेना नहीं है? कीमत कौन चुका रहा है? ईरान और अमेरिका, इजराइल तो लड़ाई में है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा चोट खा रहे हैं खाड़ी के देश। वो देश जो सीधे तौर पर इस लड़ाई में शामिल भी नहीं थे और हर दिन निशाने पर हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अमेरिका पर भरोसा किया कि दुनिया में कहीं भी लड़ाई होगी तो अमेरिका हमें बचा लेगा, अमेरिका हमें सेव कर देगा। और जब ईरान ने ठोकना शुरू किया तो अमेरिका को समझ नहीं आया कि पहले मैं अपनी रक्षा करूं, अपने बेसेस बचाऊं, या फिर इन देशों को बचाऊं। इसलिए इनकी अकल ठिकाने आ गई है। अब जब बारूद की आग पूरे अरब को जला रही है, खाड़ी की धरती जलकर खाक हो रही है, जहां की पहचान तेल और तरक्की थी, आज वो जमीन जंग के साए में कांप रही है, तो इन देशों को लग रहा है कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो हमें कभी भी किसी भी बड़े खतरे से बचाए। अब ईरान ने रिवेंज मोड कैसे ओपन किया है? इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन की बौछार है, मल्टीपल बैराज अटैक किया है,
संयुक्त अरब अमीरात पर तो सबसे ज्यादा टारगेट किए हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गर्दा उड़ा दिया। इसके अलावा एयरपोर्ट के पास जुमेरा, बुर्ज अल अरब जोन, अबू धाबी, रास अल खैमा, जेबेल अली पोर्ट और फुजैरा ऑयल टर्मिनल, हर जगह धमाके हुए हैं। कतर में अल उदैद एयरबेस, जो यूएस का सबसे बड़ा बेस है। हाँ, कतर वही देश है जिसने अभी एक सोने का प्लेन गिफ्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप को। उसके बाद से ही कतर सबसे ज्यादा मार खाने वाला देश बना है। दोहा के इलाके में अल उदैद एयरबेस पर इतने हमले हुए हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। कुवैत एयरपोर्ट, अली अल सलेम बेस, अन्य अमेरिकी ठिकाने, बहरीन, यूएस नेवी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, सऊदी अरब, रियाद, यूएस एम्बेसी के आसपास के इलाके, ईस्टर्न रीजन, रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी, सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल, ओमान, दुकम पोर्ट और आसपास के इलाके, जॉर्डन अमेरिकी बेस निशाने पर है, इराक में यूएस बेस और दूतावास निशाने पर है। तुर्की में कुछ मिसाइलें गई लेकिन उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया। यानी कि इन तमाम खाड़ी देशों की मार मारकर ईरान ने अकेले ही हवा निकाल दी। जिम्मेदारी तो अमेरिका की थी कि इनको बचाना चाहिए था। दशकों तक ये अमेरिका पर आंख मूंद कर भरोसा करते रहे, कारोबार करते रहे, लेकिन अब वही भरोसा ईरान के हमले में चकनाचूर हो गया, तार तार जार जार हो गया। और अब ये मुल्क सोच रहे हैं कि अपनी कोई सैन्य ताकत खड़ी की जाए। हालांकि इसमें पाकिस्तान की भूमिका भी नहीं होगी, ये भी मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान को पहले ही इन लोगों ने लात मारकर बाहर कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सऊदी अरब एक ऐसे गठबंधन की नींव रख रहा है जिसे अनौपचारिक तौर पर इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है। इस गठबंधन में खाड़ी और मुस्लिम देशों को जोड़ने की तैयारी है ताकि सुरक्षा के लिए अमेरिकी निर्भरता को बिल्कुल खत्म किया जा सके। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि राजधानी रियाद में अरब और इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों की एक हाई प्रोफाइल बैठक होगी। मंत्रालय के मुताबिक इस बैठक में क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए चर्चा करेंगे और म्यूचुअल। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब मिडल ईस्ट में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले के बाद ईरान ने कई बार मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमले किए, जिससे तनाव बढ़ गया। अब यह टकराव 19वें दिन में पहुंच चुका और इसका असर पूरे इलाके में हो रहा है। खाड़ी देशों के लिए सोचिए कितनी विकट स्थिति है। उनके डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया जा रहा है जिससे कि उनको शुद्ध पानी की कमी हो रही है। उनके लिए खाने पीने का 90% सामान इंपोर्ट किया जाता है जो होर्मुज के रास्ते से होकर निकलता है और मानदेब स्ट्रेट से निकलता है। वहां पर प्रॉब्लम्स है, वहां से वो सामान पास नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इन चीजों को लगातार ईरान निशाना बना रहा है और इससे हालात काफी गंभीर हो गए हैं। इस बढ़ते तनाव का असर उनके परिवहन और व्यापार पर भी पड़ा है। दुबई और दोहा के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कई बार बंद करने पड़े जिससे यात्रा, व्यापार और जरूरी सामान की सप्लाई प्रभावित हुई। ऐसे में अब खाड़ी देश अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क हो गए हैं और एक ऐसे गठबंधन की तलाश में है जो जरूरत के वक्त वाकई मदद कर सकते हैं। बैठक से पहले सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद ने यूएई, मिस्र, इराक, सीरिया, अल्जीरिया और बोस्निया के विदेश मंत्रियों से फोन पर बातचीत की है। हमाद बिन जैसिम बिन जबार अल थानी ने खाड़ी देशों में मौजूद क्षेत्रीय संघर्ष के बीच एकजुट होकर मजबूत और सैन्य और सुरक्षा संगठन बनाने की अपील की है। कतर के फॉर्मर पीएम ने चेतावनी दी है कि युद्ध खत्म होगा लेकिन इसके घाव नई रणनीति तय करेंगे। मतलब साफ है, अब किसी पर भरोसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने वो भरोसा ही मिटा दिया जिस भरोसे के दम पर मिडिल ईस्ट अब तक ऑपरेट करता था, मिडिल ईस्ट के देश अब तक विश्वास करते थे। अब ये लोग कह रहे हैं कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देशों को नेटो जैसा रक्षा गठबंधन बनाना चाहिए जिसमें सऊदी अरब अपनी ताकत और प्रभाव के कारण प्रमुख भूमिका निभाए। उन्होंने ये भी कहा कि खाड़ी देशों को मिलकर सैन्य और इलेक्ट्रॉनिक रक्षा उद्योग विकसित करना चाहिए, आपसी मतभेद दूर करने चाहिए और क्षेत्रीय स्थिरता और साझा हितों की रक्षा करनी चाहिए। साथ ही जोर दिया कि खाड़ी देशों को ईरान और इजराइल दोनों के प्रति एक समान संतुलित नीति अपनानी चाहिए जिसमें संवाद और सहयोग को प्राथमिकता दी जाए। इस जंग की आग भले ही एक दिन में ठंडी पड़ जाए लेकिन इस आग ने खाड़ी देशों को एक सच जरूर दिखा दिया है कि वो अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए किसी तीसरे देश के भरोसे नहीं बैठ सकते, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा सो कॉल्ड चौधरी अमेरिका ही क्यों ना हो। जब दुश्मन सामने खड़ा होता है तो अमेरिका भी बेबस नजर आता है। इस युद्ध ने इन देशों को सबक दी। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।